जय हिंद। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की इस समय तैयारी चल रही है, ठीक है। तो संख्या पद्धति में जो मुख्य संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, इनको बारी बारी हम एक एक को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनती करने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता, ये अनंत तक होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ये समझ में आ गया। अगला है पूर्ण संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है। 0 को भी जब शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण होती है। पूर्ण संख्या मतलब प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। पूर्णांक, देखिए पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दें तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्या को भी, देखिए 0 से 0 1 2 3 ये प्लस संख्याएं थी, 0 से लेकर उसमें माइनस संख्याओं को भी शामिल कर दिया तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का समूह है। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का समूह होते हैं, ठीक है। सम संख्याएं, जो पूर्णांक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। जो भी पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब माइनस प्लस जीरो सब कुछ, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो सम संख्याएं होती हैं। देखिए जैसे -2 -4 -6 -8 -10, चाहे 2 4 6 8 10, ठीक है, ये 2 से विभाजित हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, सम संख्या होंगी, ठीक है। विषम संख्याएं, जो पूर्णांक 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वे विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 9 11, -1 -3 -5 -7 -9 -11, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। p/q के रूप में मतलब जैसे 3/4 -5/7 8/3 -10/2, ठीक है। p/q के रूप में लिखा जाए, q जहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3/0, ठीक है, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। p/q के रूप में अगर लिखा जा रहा है तभी वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p/q के रूप में जिनको व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 1/2 -3/4 5/7 -2 0, इनके नीचे 1 होता है, ठीक है, तो -2/1, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है, जैसे √2 √3, ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन दोनों के ही समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। मतलब √2 वास्तविक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, 1/2 वास्तविक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, मैंने बताया वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसमें q = not 0 होता है, जैसे √2 √3 पाई e √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या होता है वो काल्पनिक संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक हो वो काल्पनिक संख्याएं होती है। जैसे i, इसका वैल्यू कितना होता है, √-1, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। i को काल्पनिक इकाई कहते हैं, i का वर्ग -1 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे -1 हो जाएगा। 2i है, इसका वर्ग करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से मतलब कि देखिए वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या होता है वो काल्पनिक संख्याएं होगी। कोई भी संख्या अगर उसका वर्ग करते हैं ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है। काल्पनिक संख्या i के गुणक के रूप में होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। यदि किसी प्राकृतिक संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वही संख्या, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए 2 3 5 7 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये एक से और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो देखिए 2 से 100 के बीच में कितनी है, 25 ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। इनका शेषफल 0 होता है, ठीक है। यदि किसी संख्या a को b से भाग देने पर शेषफल 0 हो तो a b से भाज्य होगा, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे 12/3 की 4, शेषफल 0, यानी 12 क्या है, भाज्य संख्या है।
25/5 किए, 5 आया, शेषफल 0, यानी ये भाज्य संख्या है। लेकिन देखिए 30/7 किए तो शेषफल 2 बच गया, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। योगात्मक तत्समक, ठीक है, ये कौन सी संख्याएं होती है? देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है, ऐसी संख्याएं जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन न हो उसे योगात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, वह संख्या शून्य होती है। ठीक है, किसी भी संख्या में, मतलब ऐसी संख्याएं जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन ही ना हो तो योगात्मक तत्समक होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे 5 है, प्लस 5 में 0 जोड़ देंगे 5 ही आएगा, तो 0 क्या है? यहाँ पे योगात्मक तत्समक है। ठीक है, 0, देखिए 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, यह केवल योग के लिए तत्समक है, घटाव के लिए नहीं। ठीक है, हर संख्या का एक अद्वितीय योगात्मक तत्समक होता है। ठीक है, और वह है 0। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम, ये कौन सी संख्याएं होती है? देखिए किसी संख्या a को ऐसी संख्या b के साथ जोड़ने पर योग 0 प्राप्त हो तो वो क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे 5 है तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसमें ऐसी संख्या जोड़ो जिससे इसका मान कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 5 का योगात्मक प्रतिलोम संख्या कौन है? -5। -8 की बात करें तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी -8 का योगात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी है? 8 है। ठीक है, मतलब संख्या a को ऐसी संख्या b के साथ जोड़ने पर योग अगर 0 हो जाता है तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक संख्या, ये कौन सी संख्या होती है? देखिए ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है वह उस संख्या का गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, जैसे 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो यानी 5 का गुणात्मक तत्समक क्या है? 1 है। -8 में 1 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा, यानी -8। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक हर संख्या का गुणात्मक तत्समक होता है, 1 से गुणा करने पर संख्या बदलती नहीं है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, ये कौन सी संख्या होती है? देखिए ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो उसे क्या होते हैं? उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बनते हैं। जैसे 5 की बात करें, 5 में अगर 1/5 से गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। -8 की बात करें, -8 में अगर -1/8 से गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी -8 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी होगी? -1/8। ठीक है, मतलब उसी को बटे में कर देंगे। ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए वह उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, -8 का -1/8, 3 का 1/3, 7/4 का 4/7, 2.5 का 1/2.5। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।